हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल संचिता विद्यापीठ। चलिए बेटा, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं आपने यहाँ पर दो प्रकार की पढ़ ली थी, एक तो मुख्य क्वांटम संख्या और एक आपने पढ़ी थी यहाँ पर आज़मूथल क्वांटम नंबर, यानी कि आपकी कौन सी बेटा, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती है बेटा, फटाफट से बताइए। यहाँ पे क्या बताती है मुख्य क्वांटम संख्या? यहाँ पर परमाणु में किसी कोष को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, जबकि आपकी द्विगंशीय क्वांटम संख्या यहाँ पर परमाणु के कोष के अंदर यहाँ पर उपकोष को रिप्रेजेंट करती है, उपकोष को, उप ऊर्जा स्तर को यहाँ पर प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट अपनी क्वांटम संख्या यहाँ पर कौन सी आती है बेटा? चुंबकीय क्वांटम संख्या। आइए बेटा, थर्ड हम क्या लेते हैं बेटा यहाँ पर? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखिए बेटा, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या की खोज की गई थी यहाँ पर ब्लैक द्वारा, एलन ब्लैक व गोल्ड स्मिथ द्वारा। एलन ब्लैक व गोल्ड स्मिथ के द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या की क्या की गई थी बेटा? खोज की गई थी। इस चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम द्वारा। स्मॉल एम द्वारा इसे हम क्या करते हैं बेटा? प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से प्रदर्शित किया था, द्विगंशीय क्वांटम संख्या को आपने यहाँ पर स्मॉल एल से प्रदर्शित किया था, वैसे ही यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या यहाँ पर किसी उपकोष में, किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या को, कक्षकों की संख्या को प्रदर्शित करती है। किसी कोश में कितनी कक्षक यहाँ पर उपस्थित होगी, उन कक्षकों की संख्या को यहाँ पर प्रदर्शित करती है। यहाँ पर आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या को। कैसे? देखिए यहाँ पर कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को किसमें रखा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, इस चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कुछ अन्योन्य क्रियाएं करता है। उन क्रियाओं के फलस्वरूप जो आपका उपकोष है, वो यहाँ पर विभक्त हो जाता है। ये उपकोष आपका क्या हो जाता है बेटा? यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, विभक्त हो जाता है। क्या कहा आपने यहाँ पर कि जब हम इलेक्ट्रॉन को किसमें रखते हैं बेटा? चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो इस चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होकर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस उपकोष को क्या करता है? कुछ भागों में वर्गीकृत कर देता है, कुछ भागों में इसको डिवाइड कर देता है, विभक्त कर देता है। देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास विभक्त भाग मिले, ये डिवाइडेबल पार्ट्स जो आपको यहाँ पर प्राप्त हुए, इन्हीं पार्ट्स को कहा जाता है बेटा कक्षक। इन्हीं पार्ट्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा? कक्षक। क्या नाम देते हैं यहाँ पर? कक्षक। अब बात ये आती है कि किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, हमने कहा यहाँ पर कि उपकोष यानी L के किसी मान के लिए, L किसको बता रहा है? उपकोष को। तो उपकोष में किसी या L के किसी मान के लिए
L के किसी मान के लिए कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या -L, 0 व +L तक होती है। कहां तक होती है बेटा? -L से प्रारंभ होकर 0 से गुजरते हुए वो +L तक चली जाती है। जैसे देखें यहाँ पर आपने कहा यहाँ पर कि आपके पास उपकोष कौन सा है, उस उपकोष में L का मान कौन सा है और उस M के मान से आपके पास यहाँ पर M का मान कौन सा प्राप्त होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपने कहा कि उपकोष हमारे पास पहला कौन सा है बेटा? S। S के लिए मैंने आपको बताया था L का मान कितना होता है बेटा? 0। कितना होता है? 0। यानी M का मान -L, तो -0 तो होता नहीं है, +0 भी होता नहीं, केवल क्या होता है आपका 0। यानी कितना मान मिला इसका? 1 मान। कितना मान मिला? 1। यानी इसमें कितनी कक्षक होगी बेटा आपके पास? तो 1 कक्षक। क्लियर है यहाँ पे? ऐसे ही देखें यहाँ पर हम बात करें P की, किसकी बात करें यहाँ पर? P की। P के लिए L का मान कितना होता है बेटा? 1। कितना होता है? 1। अब मान कहां से प्रारंभ होता है? -L से 0 को देते हुए आपका +L तक, यानी माइनस का कितना होगा? 1 और क्या होगा? 0 और क्या होगा आपके पास? +1। यानी P उपकोष में आपके पास कक्षकों की संख्या कितनी आती है बेटा? यहाँ पर 3। कितनी आती है यहाँ पर बेटा? 3, जिनको हम नाम देते हैं यहाँ पर Px, Py, Pz। क्या नाम देते हैं? Px, Py, Pz। क्लियर है यहाँ पे? देखिए यहाँ पर आपकी S कक्षक कैसी होती है बेटा? गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार। P कक्षक कैसी होती है बेटा? डंबलाकार। कैसी होती है बेटा? डंबलाकार। डंबलाकार का मतलब है यहाँ पर कि डंबल आपका कौन से अक्ष पर बन रहा है? डंबल आपका यहाँ पर कौन से अक्ष पर बन रहा है? जैसे मैंने ये लिया x y, ये लिया मैंने यहाँ पर y z और ये मैंने ले लिया बेटा x z। ठीक है। Px जो ऑर्बिटल है वो कैसी होती है? डंबलाकार। 2 डंबल होते हैं यहाँ पर कौन से अक्ष पे बेटा? x अक्ष पे। तो इस प्रकार से आपकी कौन सी ऑर्बिटल होगी बेटा? Px। ऐसे ही Py अक्ष पर कौन सी होगी आपकी? Py। और z अक्ष पर कौन सी होगी बेटा आपकी? Pz ऑर्बिटल। x पे है तो Px, y पे है तो Py और z पे है तो आपकी Pz। ये आपके पास 3 क्या मिल गई बेटा यहाँ पर? कक्षक। कौन से उपकोष में? P उपकोष में कौन कौन सी बेटा? Px, Py और Pz। अब हम बात करें यहाँ पर कौन से उपकोष की बेटा? D उपकोष की। कौन से उपकोष की बात करते हैं बेटा? यहाँ पर हम D उपकोष की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? D उपकोष की। D उपकोष के लिए यहाँ पर L का मान कितना होता है बेटा? 2। यानी M का मान कहां से प्रारंभ होगा? -2 से, -1 से, 0, फिर +1 और फिर आपका प्लस। यानी टोटल कितनी ऑर्बिटल समाहित हो गई बेटा इसमें? 5 ऑर्बिटल। कितने मान आए आपके पास यहाँ पर? M के 5 मान आ रहे हैं। यानी D उपकोष में कितनी कक्षक पाई जाती है बेटा? 5 कक्षक पाई जाती है। कौन कौन सी देखिए बेटा यहाँ पर? पहली होती है dxy, दूसरी होती है dyz, तीसरी होती है dxz, चौथी होती है dx² - y² और 5वीं होती है dz²।
यानी डी उपकोष में 5 कक्षक होती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आपकी डी जेड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड वही किसके आधार पर दिए जा रहे हैं, अक्ष के आधार पर। आकृति कैसी होती है आपको पहले ही बता रखा है, डी उपकोष में आकृति कैसी होती है, द्विडंबलाकार। कैसी होती है बेटा, द्विडंबलाकार। तो वो द्विडंबलाकार यहाँ पर कौन से अक्ष पर है या कौन से अक्षों के मध्य है, तो उसके आधार पर आपने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा, यहाँ पर 5 पार्ट्स में। स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर इनकी, देखिए बेटा पहली आपकी कौन सी आ रही है, डी एक्स वाई। इधर की तरफ आपका माइनस एक्स होगा, इधर की तरफ आपका माइनस वाई। द्विडंबलाकार होती हैं, कौन से अक्ष के मध्य है ये, एक्स और वाई। ये आपका एक्स और वाई, पहला डंबल एक्स और वाई के मध्य, दूसरा डंबल एक्स और वाई के। क्लियर है यहाँ पर। ये आपके पास कौन सी ऑर्बिटल हुई बेटा, डी एक्स वाई, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मध्य है। ऐसे ही डी वाई जेड, वाई और जेड एक्स के मध्य है। इसके मध्य बेटा वाई और जेड एक्स के मध्य। सेम यहां पर आपकी डी एक्स जेड कहां होगी, एक्स और जेड अक्ष के मध्य। ये आपकी हो गई बेटा डी वाई जेड और डी हो गए आपके एक्स जेड। क्लियर है। तो ये 3 ऑर्बिटल जो आपको डी वाली दिख रही हैं, ये कहां उपस्थित होती हैं बेटा, अक्षों के मध्य। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा आपकी यहाँ पर, स्ट्रक्चर जरूर ध्यान में रखनी है कि कौन सी 3 डी ऑर्बिटल अक्षों के मध्य पाई जाती है। तो कौन सी होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। उसके बाद 2 ऑर्बिटल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक है आपके पास डी जेड स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो आपकी ऑर्बिटल है वो कहाँ होती है बेटा, अक्ष अक्ष पर, एक्स पर, वाई स्क्वायर बोला तो ये आपके वाई एक्स। क्लियर है। कहाँ आ रही है बेटा, बिल्कुल अक्ष के ऊपर आ रही है। नाम दिया इसको, एक्स पर है और वाई पर है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कहाँ पाई जा रही है, अक्ष के ऊपर। ऐसे ही डी जेड स्क्वायर कौन से अक्ष पर होगी बेटा, जेड अक्ष पर, और एक लोप इसमें होती है चारों, बिल्कुल अक्ष के चारों ओर यहाँ पर एक लोप पाई जाती है। ये आपकी कौन सी हो गई बेटा, डी जेड स्क्वायर। ये दोनों ऑर्बिटल आपकी कहाँ उपस्थित होती हैं बेटा, अक्षों के ऊपर। कहाँ होती है बेटा, अक्षों के ऊपर। क्लियर है बेटा। यहाँ पर ये थी आपके पास कौन सी क्वांटम संख्या बेटा, यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या। ऐसे ही यदि आपके पास कौन सा उपकोष हो, एफ उपकोष। एफ उपकोष के लिए एल का मान कितना आता है, 3, यानी कितने मान संभव हो गए आपके पास, टोटल 7। कहां से, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। टोटल कितने मान संभव हो गए, 7। यानी एफ उपकोष में कितनी कक्षक पाई जाती हैं बेटा, 7 कक्षक पाई जाती है। अब उनका डायग्राम तो कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, यहाँ ब्लैक बोर्ड पे अपन ड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर है यहाँ पे।
ये थी आपके पास कौन सी क्वांटम संख्या बेटा, यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्लियर है यहाँ तक? जो हमें क्या रिप्रेजेंट करवाती है, किसी उपकोष में कितनी कक्षक उपस्थित होती है। तो आपने क्या बताया कि एस उपकोष में कितनी कक्षक होती है, एक, पी में होती है यहाँ पर कितनी, 3, डी में होती है यहाँ पर 5 और एफ में कितनी होती है बेटा, 7। क्लियर है यहाँ पे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बेटा, नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर फोर्थ आपकी क्वांटम संख्या। फोर्थ आती है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या। नेक्स्ट आपके पास कौन सी आती है बेटा, यहाँ पर चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम, देखिए बेटा, चक्रण क्वांटम संख्या यहाँ पर खोज की गई थी। चक्रण क्वांटम संख्या की यहाँ पर देख, चक्रण क्वांटम संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल एस द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, यहाँ पर किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे हम यहाँ पर स्मॉल एस से इसे प्रदर्शित करते हैं बेटा, इसे स्मॉल एस से इसको प्रदर्शित किया जाता है। देखिए बेटा, यहाँ पर चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या यहाँ पर किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को रिप्रेजेंट करती है। किसको बेटा, यहाँ पर किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को यहाँ पर दर्शाती है। कैसे, देखिए यहाँ पर आपने ये कहा कि ये आपके पास क्या है बेटा, नाभिक। परमाणु में क्या है, नाभिक। ये आपका नाभिकीय अक्ष हो गया, ये आपका क्या हो गया, नाभिकीय अक्ष। इस नाभिकीय अक्ष के चारों ओर यहाँ पर क्या बताया आपने, कोश। क्या बताया आपने यहाँ पर, कोश, वृत्ताकार पथ। तो इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार पथ में क्या लगाता है बेटा, चक्कर लगाता है। इस वृत्ताकार पथ में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। इस वृत्ताकार पथ के साथ साथ देखिए बेटा, ये किसमें बैठा हुआ है, यहाँ पर किसमें बैठा हुआ है बेटा, यहाँ पर कक्षक में। तो इस कक्षक में भी इस पथ के अनुरूप यहाँ पर ये चक्कर लगाता है। इस पथ में भी ये क्या लगाता है बेटा, यहाँ पर चक्कर लगाता है। इस चक्कर से यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। क्या बोलते हैं उसे बेटा, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नाभिकीय अक्ष के चारों ओर तो चक्कर लगाता ही है, वृत्ताकार पथ में तो चक्कर लगाता ही है। इसके साथ साथ वो जिस पथ में वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है उसके अनुदिश भी यहाँ पर वो क्या करता है बेटा, स्पिन करता है, चक्रण करता है। यानी दो चक्रण करता है, एक तो नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष और एक स्वयं के अक्ष के सापेक्ष। क्लियर है यहाँ पे? देखिए यहाँ पर जो चक्रण क्वांटम संख्या है इसके यहाँ पर दो मान संभव है। कैसे बेटा, यहाँ पर कि हो सकता है वो उस वृत्ताकार पथ के क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त दिशा में, घड़ी की दिशा में क्या करे बेटा, यहाँ पर स्पिन करे। या हो सकता है वो
वामावर्त दिशा या एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में क्या करें, यहाँ पर चक्रण करें। यानी यहाँ पर चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है बेटा? 2 मान संभव है। एक तो होता है यहाँ पर प्लस हाफ और एक होता है यहाँ पर माइनस हाफ, जिसको हम किसी कक्षक में इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपके पास कक्षक है। एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर कौन सी दिशा में होता है? क्लॉकवाइज में, प्लस हाफ में। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें होता है माइनस हाफ में। कहाँ होता है? माइनस हाफ में, यानी एंटी क्लॉकवाइज में। क्लियर है? तो आपने क्या कहा यहाँ पर कि इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार पथ के साथ साथ अपने स्वयं के अक्ष पर भी क्या करता है बेटा? चक्कर। सेम कंडीशन है, जैसे अर्थ सन के चारों ओर चक्कर तो लगाती है, इसके साथ साथ वो अपने अक्ष पर भी क्या होती है? घूर्णित होती है। वही कंडीशन यहाँ पर किसकी है बेटा? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो ये तो थी आपके पास यहाँ पर 4 क्या बेटा? क्वांटम संख्याएं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय, उसके बाद आपने पढ़ी चुंबकीय क्वांटम संख्या और उसके बाद पढ़ी आपने यहाँ पर चक्रण क्वांटम संख्या। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आपके पास यहाँ पर कोई nवां कोश दिया हुआ है और उस nवें कोश में कोई इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, तो उस nवें कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर कक्षक कौन सी होगी, उपकोश कौन सा होगा? जैसे आपको यहाँ पर n इक्वल कितना दिया हुआ है बेटा? 3। n इक्वल कितना दिया आपको यहाँ पर? 3। कि तीसरे कोश में उपकोश कितने होंगे, उनमें कक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि जब nवां कोश आ रहा है तो उस nवें कोश में L के कितने मान संभव है? 3। 0, 1 और 2। 0 के लिए यहाँ पर एक s कक्षक आएगी। कितनी आएगी बेटा? यहाँ पर एक s कक्षक। P यहाँ पर कितनी आएगी बेटा? 3 आएगी। और D कितनी आएगी बेटा? यहाँ पर 5 आएगी। यानी टोटल कक्षक कितनी हो गई? 1 और 3 आपकी 4, 4 और 5 कितनी हो गई बेटा? 9। टोटल 9 कक्षक यहाँ पर किसमें होगी बेटा? किसमें होगी? तीसरे कोश में। अर्थात अपन डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर्मेट कर सकते हैं कि nवें कोश में टोटल कक्षकों की संख्या क्या होगी? तो आपको टोटल कक्षकों की संख्या कितनी लेनी है बेटा? n²। क्या लेनी है? n²। एक और चीज देखिए आपने, द्विगंशीय क्वांटम संख्या में आपने कहा कि ये कोणीय संवेग को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। वैसे ही यहाँ पर ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है, ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है, ये चक्रण क्वांटम संख्या चक्रण चुंबकीय आघूर्ण को रिप्रेजेंट करती है, जिसका मान होता है आपके पास यहाँ पर h/2π अंडर रूट यहाँ पर s+1। जहां हम L ले रहे थे कोणीय संवेग के लिए, वैसे ही चक्रण कोणीय संवेग के लिए आपको क्या लेना है बेटा? यहाँ पर स्पिन लेना है, s का मान। क्लियर है यहाँ तक? ये आपके पास टोटल क्या आ गई बेटा? यहाँ पर क्वांटम संख्या। क्लियर? अब इन्हीं क्वांटम संख्याओं को हम यहाँ पर अलग अलग कक्षकों के लिए, अलग अलग उपकोश के लिए पढ़ेंगे बेटा एक साथ। आपके पास यहाँ पर कौन कौन सी कक्षक आ रही है बेटा? पहली है आपके पास यहाँ पर S कक्षक। पहली कौन सी है बेटा? S कक्षक। दूसरी है आपके पास यहाँ पर P कक्षक और तीसरी है यहाँ पर आपके पास D कक्षक। इन 3 कक्षकों की आपको यहाँ पर हल्की हल्की जानकारी आपको यहाँ पर लेनी है कि इनमें क्या क्या चीजें हैं, जिनमें से कुछ चीजें आप लोग यहाँ पर स्टडी कर चुके हो, कुछ चीजें आप यहाँ पर पढ़ चुके हो।
क्या देखें यहाँ पर कि मैंने कहा कि इनके लिए L का मान क्या होगा, तो L का मान S के लिए कितना होता है 0, P के लिए L का मान कितना होता है बेटा 1, D के लिए L का मान कितना होता है यहाँ पर बेटा कितना होता है 2। मैंने पूछा S कक्षकों की संख्या, S कक्षकों की संख्या कितनी होती है बेटा 1, P कक्षकों की संख्या कितनी होती है बेटा 3, कितनी होती है 3, कौन कौन सी Px, Py और Pz 3 होती है। ऐसे ही D कक्षकों की संख्या कितनी होती है बेटा 5, पढ़ चुके हो ये आप यहाँ पर कितनी है बेटा यहाँ पर 5, कौन कौन सी dxy, dyz, dxz और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। 5 कक्षक अभी पढ़े आपने यहाँ पे। टोटल कितने कक्षक है बेटा D में 5। हम बात करें यहाँ पर इनकी आकृति की, इसकी बात करते हैं बेटा, इनकी आकृति की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर S कक्षक की आकृति कैसी होती है बेटा गोलाकार, कैसी होती है गोलाकार। P कक्षक की आकृति कैसी होती है डंबलाकार, कैसी होती है डंबलाकार। डंबलाकार आपके अगर कौन से अक्ष पे है बेटा अक्ष पर है तो आपके पास px ऑर्बिटल हो गई। अगर यही डंबल y एक्सिस पे है तो आपकी कौन सी ऑर्बिटल हो गई py। अगर यही डंबल आपके कौन से अक्ष पे है z पे है तो इसे अपन बोलेंगे pz। सेम कंडीशन यहाँ पर है। ये कैसी आकृति में होती है द्विडंबलाकार में। किसमें होती है बेटा द्विडंबलाकार में, जिसमें से यहाँ पर 3 तो कहाँ होती है बेटा अक्षों के मध्य, x y के मध्य, y z के मध्य, x और z के मध्य, इस प्रकार से। क्लियर है। और 2 कहाँ होती है बेटा x और y एक्सिस पे और एक आपकी z अक्ष पर, यहां न लेके यहां ले। क्लियर है, पढ़ चुके हो आप लोग यहाँ पर इनको, क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी ऊर्जा की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पर इनकी ऊर्जा की। तो देखिए यहाँ पर S कक्षक में जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपके पास यहाँ पर n का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे यहाँ पर S कक्षकों की ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। यानी सबसे कम ऊर्जा होगी 1s की, इससे ज्यादा होगी 2s की, फिर होगी 3s की, फिर होगी यहाँ पर 4s। क्लियर है यहाँ पर कि जैसे जैसे n का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर इनकी ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर भी जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर P कक्षकों की ऊर्जा का मान भी क्या होगा बढ़ेगा। यानी सबसे कम ऊर्जा होती है 2P की, इससे ज्यादा होती है 3P की, इससे ज्यादा 4P, इससे ज्यादा आपकी 5P। ऐसे ही D में भी सेम कंडीशन है कि जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाएगा। सबसे कम होगी 3D की, उससे ज्यादा 4D की और उससे ज्यादा होगी बेटा किसकी 5D। क्लियर है यहाँ पर। ये तो था n के मान पे आधारित है कक्षकों की ऊर्जा। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पर कि 2P में भी कितनी कक्षक होती है, 3 कक्षक होती है। 2px होती है, 2py होती है, 2pz होती है। तो इनकी ऊर्जा क्या होगी 2px, 2py और 2pz, इनकी ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए बेटा यहाँ पर इन तीनों की ऊर्जा क्या होती है बराबर। कि किसी कोश में
उपस्थित एक किसी कोश में उपस्थित आपकी जो उपकोश वाली कक्षकें हैं उन कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है बेटा? बराबर। ऊर्जा क्या होती है यहाँ पर? समान होती है। इसलिए इन कक्षकों को हम एक वर्ड नाम देते हैं और वर्ड है यहाँ पर समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश का मतलब होता है कि ऐसी कक्षकें जिनकी ऊर्जा क्या हो? बराबर हो, तो उन्हें क्या कहा जाएगा बेटा? समभ्रंश कक्षक। सेम यहाँ पर डी कक्षक के लिए है कि डी में भी यहाँ पर इन पांचों कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? बराबर। यानी ये भी आपके पास क्या है बेटा? यहाँ पर समभ्रंश कक्षक। क्लियर है बेटा यहाँ पर? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट आता है आपके पास कि 1s और 2s कक्षक के मध्य यहाँ पर नोड कितने होंगे? अब नोड क्या होता है यहाँ पर? देखिए बेटा, नोड वह स्थान परमाणु के या कक्षक के चारों ओर का वह स्थान जहां साई स्क्वायर का मान, साई स्क्वायर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक घनत्व का मान, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व का मान क्या हो जाता है बेटा? शून्य हो जाता है। अर्थात वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है? न के बराबर होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? नोड कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? नोड। इसी नोड को कैलकुलेट करने के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कौन सी कक्षक के लिए? पहले बेटा 1s के लिए। इसके मध्य यहाँ पर बेटा प्रायिकता घनत्व साई स्क्वायर तथा दूरी r, त्रिज्या r के मध्य। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है कि प्रारंभ में यहाँ पर ग्राफ इस प्रकार मिलता है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जब अपन बिल्कुल नाभिक के कहाँ होते हैं बेटा? पास में होते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की साई स्क्वायर के मान की वैल्यू क्या है बेटा? बहुत ज्यादा। यानी जस्ट नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होगी बेटा? अधिकतम। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रायिकता घनत्व का मान कहाँ पहुंच जाएगा बेटा? शून्य पर। यानी वहां कोई इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं है। ऐसी ही ग्राफ हम किसके लिए बनाए बेटा? यहाँ पर 2s के लिए। ये तो था 1s कक्षक के लिए, यही ग्राफ अपन 2s के लिए बनाते। किसके मध्य बेटा? साई स्क्वायर व त्रिज्या r के मध्य। तो देखिए ग्राफ कुछ इस प्रकार मिलता कि यहाँ पर सबसे पहले आपके जस्ट नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है बेटा? अधिकतम। जैसे दूरी बढ़ी तो ये मान न्यूनतम तक पहुंचता है, फिर दूरी बढ़ी तो ये मान वापस से ऊपर की ओर बढ़े जाता है। यानी वापस से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है, जो अंततः जाकर के यहाँ पर शून्य की ओर चली जाती है। यानी यहाँ पर देखिए बेटा, इस 2s कक्षक में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है? बिल्कुल 0 है। यानी यहाँ इन दोनों के बीच में एक ऐसा स्थान है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। उस स्थान को अपन किस नाम से जानेंगे बेटा? नोड के नाम से। उसे ही अपन कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, थोड़ा सा देख लीजिए। ये आपके पास जस्ट क्या है? नाभिक। इस नाभिक के जस्ट पास में यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होगी बेटा? अधिकतम। किसके लिए? 1s के। अब 2s की बात करें, यहाँ पर ये नाभिक, इस नाभिक के जस्ट पास में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? उच्च है। लेकिन जैसे दूरी बढ़ी न्यूनतम पहुंच गया, फिर वापस से उच्चतम की ओर जा रहा है और फिर आपका क्या हो गया? न्यूनतम। तो देखिए इस प्रायिकता घनत्व के बीच यहाँ पर एक खाली जगह मिल गई है,
जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है, न के बराबर, यानी ये आपका क्या है बेटा, नोड। यानी 2s कक्षक में कितना नोड पाया जा रहा है, एक नोड पाया जा रहा है। तो आपको ये कहे कि s कक्षक में कुल नोड कितने होंगे, s कक्षक में कुल नोड कितने होंगे। तो कुल नोड होते हैं बेटा n-1। कितने होते हैं बेटा, n-1। जैसे 1s के लिए 0 होगा, 2s के लिए 1 होगा, 3s के लिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। आपको एक कम करके रखना है। क्लियर है। ये तो था आपके पास यहाँ पर s कक्षक में नोड। अब अपन किसकी ओर बढ़ेंगे, p कक्षक की ओर। देखिए p कक्षक की आकृति आपने कैसी बताई बेटा, यहाँ पर डंबलाकार, ये डंबल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर p कक्षक में जो दोनों लोप है, इन दोनों लोप में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, अधिकतम होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है। लॉप में यहाँ पर साई स्क्वायर का मान क्या होता है बेटा, अधिकतम। जबकि इन दोनों लोप जहां मिल रही हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, न्यूनतम। यहाँ साई स्क्वायर का मान क्या होगा, लगभग 0। क्लियर है। इस प्लेट को अपन बोलते हैं, ये जो आपको खिंचा हुआ दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं नोडल तल। क्या बोलते हैं बेटा, नोडल तल। ये तो हमने बात की यहाँ पर किसकी बेटा, 2p की बात की। ऐसे ही आपके पास क्या आए, 3p आए, तो 3p की लोब कुछ ऐसे बनेगी, इससे आगे बनेगी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो जाएगी बेटा, अधिकतम हो जाएगी। इस लॉब के और इसके बीच में एक गैप ऐसा आ रहा है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है बेटा, न्यूनतम। यानी इसे अपन क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर p कक्षक में कुल नोड, p कक्षक में कुल नोड कितने होंगे बेटा, यहाँ पर n-2। 2 क्यों लिया है, क्योंकि p कहां से स्टार्ट हो रही है बेटा, 2p से स्टार्ट हो रही है, दूसरे कोष से प्रारंभ हो रही है। जैसे 2p में नोड कितना होगा, 0, 3p में कितना होगा, 1, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 3p। यानी यहाँ तक। ऐसे ही अपन किसकी ओर चलते हैं, d कक्षक की ओर। देखिए बेटा d कक्षक में यहाँ पर 2 प्रकार के नोड पाए जाते हैं। कितने प्रकार के नोड पाए जाते हैं बेटा, 2 प्रकार के नोड होते हैं। एक तो होता है त्रिज्य नोड। क्या होता है बेटा, त्रिज्य नोड। त्रिज्य नोड वही है जो आप यहाँ ले रहे हो। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर एक होता है कोणीय नोड। क्या होता है बेटा, कोणीय नोड। ठीक है, 2 नोड होते हैं, त्रिज्य नोड और कोणीय नोड। कोणीय नोड कौन सा होगा बेटा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यहाँ पर आपको ये तल नजर आ रहा है और यहाँ पर ये तल नजर आ रहा है आपको। यहाँ पर इस तल को अपन किस नाम से जानते हैं बेटा, कोणीय नोड के नाम से। त्रिज्य नोड होगा आपका इस कक्षक के यहाँ। क्लियर है। यहाँ पर त्रिज्य नोड को अपन n से रिप्रेजेंट करेंगे, कोणीय नोड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, l से। लेकिन अपने को पूछा जाता है कि d कक्षक में कुल नोड कितने होंगे। d कक्षक में कुल नोड, तो कुल नोड इसमें होते हैं n-l-1। कितने के बराबर होते हैं बेटा, n-l-1। जैसे 3D में आपको पूछे यहाँ पर, इसमें बेटा 3D में n का मान कितना है, 3। d के लिए कितना है, l का मान 2, -1 और -2 आपके माइनस के 3 प्लस में से घटाओगे तो कितना होगा, 0। ऐसे ही आपको फॉर d में पूछे तो n का मान 4, l का मान वही 2 और माइनस आपका 1। माइनस के 3 घटाओगे प्लस 4 में से तो कितना बचेगा, 1। यानी 4D में कितना नोड हो गया आपका। क्लियर है। यहाँ पर ये थी आपके पास यहाँ पर
SPD कक्षकों की संरचना और कुछ जनरल यहाँ पर जानकारी। क्लियर है बेटा? आज के लिए इतना ही। बाकी कुछ शब्दावली आएगी यहाँ पर और साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रिलेटेड पॉइंट आएगा, वो अपन पढ़ेंगे बेटा कल। आज के लिए इतना ही।